यूपी और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव जो है वो हो सकता है। बदलाव किस तरीके का होगा? अगर आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। कुछ उतना बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा बदलाव यूपी और उत्तराखंड की सियासत में आने वाले दिनों में दिखाई पड़ने वाला है, और उसकी बयार अभी से बहनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश को भी बीजेपी नया संगठन का प्रमुख मिलना है। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी मंत्रिमंडल के मंत्री। विस्तार की आहट है। यूपी में भी मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और खासतौर पर उत्तर भारत में आप लगातार इनको टीवी नेटवर्क्स पर, सोशल मीडिया पर सक्रिय देखते होंगे। संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। संजय भाई, हवा तो आपको भी पता चल रही होगी। आप आज नोएडा में अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके की जो है का माहौल बन रहा है। जो बज बनाई जा रही है वो सच्चाई के धरातल पर कहाँ तक है? देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये कोइंसिडेंस है कि मैं नोएडा में हूं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में आए हुए हैं। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार बात की जा रही थी, चर्चा चल रही थी, और चूंकि उत्तराखंड में जितना मंत्रियों की संख्या है लगभग उसके आधे मंत्री ही मंत्रिमंडल में हैं। तो ऐसे में चूंकि 27 के चुनाव को साधना है, तमाम सारे फैक्टर्स हैं, इसको देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार होना था। ये अलग बात है कि हाल ही में जो घटनाक्रम आपने देखा उत्तराखंड में, जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जो उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री थे, इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ऋषिकेश से 4 बार के विधायक हैं, और अगर कहा जाए तो मैदान के चेहरे के रूप में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में एकमात्र वो चेहरा थे। उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से। और जो वजह अवनीश आपने भी देखी होगी कि जो सामने निकल के आ रही थी कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र हुआ और मैदान के लोगों के पक्ष में कुछ बात कहना इतना नागवार गुजरा कि उसको लेकर के उत्तराखंड में लगातार आंदोलन शुरू हो गए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। विपक्ष की छोड़िए, सत्ता पक्ष में भी प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अपना एक विपक्ष तैयार हो गया कि आखिरकार उन्होंने ये बात कैसे बोली जो पहाड़ के लोगों के खिलाफ मानी जा रही थी। लोग ये तो कह रहे ऐसी थे कि एक बीजेपी के खेमे में ही ज्यादा शत्रु थे प्रेमचंद अग्रवाल के, बजाय इसके कि वो कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी खेमे में हो। बिल्कुल, देखिए, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो वहाँ के गलियारे हैं, उनमें जो चर्चा है उसमें ये माना जा रहा है, उसमें ये कहा भी जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल थोड़ा सा अपने में रहने वाले व्यक्तित्व हैं, बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है लोगों से। और एक सबसे बड़ी बात जो मानी जाती है उत्तराखंड में या अन्य किसी भी राज्य में कि किसके वरद हस्त के तले जो है सामने वाला राजनीति में आया है, मतलब किसका छाता कह सकते हैं सरल शब्दों में, किसके छाते के तले प्रेमचंद अग्रवाल थे। तो ऐसा कोई बड़ा छाता प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में नहीं नजर आया, जबकि यहाँ कई सारे कैंप हैं। यहाँ कोश्यारी कैंप है, यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंप है, यहाँ पर निशंक का कैंप है। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं उत्तराखंड के जिनका अपना अपना खेमा है, अपना अपना कैंप है, और उनमें से किसी में भी प्रेमचंद अग्रवाल को सीधे तौर पर जुड़ा नहीं देखा गया है। तो एक वजह हो सकती है कि प्रेमचंद अग्रवाल इस पूरे घटनाक्रम में अकेले पड़ गए। हालांकि मैदान के विधायकों की संख्या उत्तराखंड में ठीक ठाक है। और ये अगर बात करूं मैं जिलों की, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ये कहेंगे देहरादून भी एक तरीके से मैदानी जिला है, और थोड़ा बहुत जो नैनीताल जिला है उसमें हल्द्वानी का जो इलाका है वो मैदानी क्षेत्रों में आता है। और बहुतायत संख्या है यहाँ पर मैदान के लोगों की, जिनमें न केवल यूपी के बल्कि बिहार समेत देश के अन्य प्रांतों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। अच्छा खासा वोट बैंक है, और यहाँ के जो विधायक भी चुने जाते हैं वो मैदान से ही चुने जाते हैं। लेकिन ये फैक्टर में वो अकेले इसलिए पड़ गया क्योंकि ना तो उनके पास कोई कैंप था और ना ही अन्य जो मैदान के विधायक हैं, जो छत्रप हैं मैदानी वोटरों के, जो इलाके के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी एक तरीके से बहुत सहयोग नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो मैदान के पक्ष में जाना और पहाड़ के विरोध में कुछ बातें कहना, जिसको लेकर के तमाम प्रोपेगेंडा हुआ,
उसमें अगर सोर्सेस की मैं बात करूं तो अवनीश साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में ही कहीं ना कहीं एक विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो गया। शुरू से ही लगातार उनका कई मामलों में विरोध चल रहा था और कहा जाए तो एक मौका देख करके चौका लगाने वाली बात हो गई और प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अच्छा, ये भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है वो सारे लोग जो पिछली बार मंत्रिमंडल में थे इस बार नहीं थे। ऐसे भी कुछ चेहरे और कुछ और लोग जो जिनको लग रहा था कि शायद प्रेमचंद अग्रवाल का विकेट गिरे तो उनको मौका शायद मिल पाए, खासतौर पर मैदानी इलाकों के कोटे से, क्योंकि वहां तो कोटा चलता है, पहाड़ का कोटा अलग है, मैदान का कोटा अलग है। दूसरी जी बात ये कि और भी कई तरीके की, जो आपने कहा कि कई सारे मंत्रिमंडल में जगह भी बहुत सारी खाली है। एक तो वो लंबे हम्म समय से पूरी नहीं की गई, शायद उसके पीछे भी मतभेद ही कारण था, और या पार्टी का हम्म फोकस नहीं था उत्तराखंड को लेकर के। दूसरी बार जीते थे यूपी के साथ, उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य था जहां लंबे समय बाद बीजेपी दोबारा जीतने में कामयाब हुई थी। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं, चूंकि ये सरकार रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी के, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत में दो बड़े चेहरे थे जो मैदान से आते थे। एक मदन कौशिक जो हरिद्वार से विधायक थे और एक गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री बने थे। ये दो बड़े चेहरे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार जब दोबारा रिपीट हुई है तो इसमें से केवल एकमात्र चेहरा प्रेमचंद अग्रवाल का ही था और शुरू से ही कुछ पद रिक्त रखे गए थे। आगे भविष्य को देखते हुए राजनीति किस करवट लेगी इसकी कोई जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में मैनेजमेंट के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें तो कुछ पद रिक्त रखे जाते हैं। हाल ही में आपने देखा था उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल को सत्ता के साथ जोड़ा गया, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला, कई और प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला क्योंकि कुछ मंत्री पद आरएलडी को भी दिए गए। इसी तरह से उत्तराखंड में भी, हालांकि यहाँ पर सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होती, कोई तीसरा दल इस क्षमता में अभी तक तो नहीं आ पाया राज्य विभाजन के बाद से जो किसी तरह से सपोर्ट करने की स्थिति में हो। तो ये कई बार भी देखा गया है कि उत्तराखंड में अचानक से कांग्रेस के विधायक भाजपा में, भाजपा के विधायक कांग्रेस में गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े मंत्री पद पाए हैं। आप एक हरीश दूसरे से ही रावत काम की, चला लेते हैं यहाँ, एक दूसरे से ही जी जी काम जी चला। जी 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 हरीश रावत की सरकार में आपने देखा था किस तरह से जो सियासी संकट आया था, कितने सारे विधायक मंत्री टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें अच्छे पदों पर बिठाया गया, चाहे रेखा आर्या की बात कर लीजिए, चाहे सुबोध उनियाल की बात कर लीजिए, चाहे उमेश शर्मा काऊ की बात कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट हुए। जी जी कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट हुए और अच्छे पदों पर आए हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी रहती है क्योंकि दो ही दल हैं और 70 विधानसभा की 70 सीटों की यहाँ विधानसभा है। तो अभी 45 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, बाकी कांग्रेस के साथ में है, तो बहुमत से सरकार है। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है तब ये कुछ पद खाली रखे गए थे और मैदान के नाम पर एकमात्र चेहरा तथाकथित रूप से प्रेमचंद अग्रवाल को रखा गया था। न तो मदन कौशिक को मंत्री बनाया गया, न अरविंद पांडे को मंत्री बनाया गया। लेकिन अब ये चर्चा है चूंकि मैदान फैक्टर बहुत प्रेमचंद अग्रवाल के एपिसोड के बाद से लगातार हावी हुआ है, तो निश्चित रूप से इससे प्रभावित तो मैदान का भी वोटर होगा और पहाड़ का भी वोटर होगा। और जो भी राजनीतिक दल इन वोटरों को पकड़ना चाहता होगा, अगर सत्ता की बात करें तो इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई संकट खड़ा नहीं होने देना चाहेगी। और जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है जिनमें से 5-6 मंत्रियों को एडजस्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से, तो उनमें कम से कम मान के चलिए कि 2 मंत्री मैदान के कोटे के हो सकते हैं, बाकी पहाड़ के हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। लेकिन 2 मंत्रियों को जगह इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में मिलनी लगभग तय है, ऐसा सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और उसी की जद्दोजहद है। और राजनीति में आप जानते हैं कि ना कोई असंभव नहीं। स्थायी दुश्मन होता ना स्थायी दोस्त होता है, तो कभी भी कोई किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की स्थिति में रहता है। तो 2 मंत्रियों को मैदान की जगह मिलेगी। प्रेमचंद अग्रवाल का जाना लगभग लगभग तय था, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। केदारनाथ से अभी हाल में बाई इलेक्शन में एमएलए का चुनाव जीती थी नौटियाल, मिसेस नौटियाल हैं वो, उनका नाम भी जी काफी जो है तत्परता से लिया जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है, और खासतौर पर तब जब बद्रीनाथ की सीट पार्टी हार गई थी और केदारनाथ की सीट जो हाँ है वो जीत पाए थे बाई इलेक्शन में।
देखिए, बिल्कुल सही है कि ये जो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चार धाम की नगरी कहा जाता है, चार धाम का राज्य कहा जाता है और वहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत अहम है। बद्रीनाथ की सीट चूंकि पहले भी कांग्रेस के पास थी और इस बार भी बाई इलेक्शन में भी वो सीट कांग्रेस के पास ही गई, लेकिन केदारनाथ की सीट पे शैला रानी रावत भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी और अब आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी से दोबारा वहाँ विधायक चुनी गई हैं। काफी विरोध हुआ, शैला रानी रावत के जो परिवार के लोग हैं वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि ये टिकट उनको दी जानी चाहिए, लेकिन पार्टी का फैसला था और आशा नौटियाल को टिकट दिया और वो अच्छे खासे अंतर से वहां चुनाव जीती हैं। और जिस तरह का रुझान देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंशा रहती है, उन्होंने हमेशा आधी आबादी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम प्रयास किए हैं और कोशिश करते हैं कि महिलाओं को अच्छे पदों पर ले जाया जाए, उनका सशक्तिकरण हो। हाल ही में आपने दिल्ली के चुनाव में देखा, तमाम बड़े बड़े नाम हवा में तैर रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इन्हें बड़े पद पे बैठाया जाएगा, लेकिन अचानक से रेखा गुप्ता का नाम निकल के आता है। वैसे ही उत्तराखंड में भी जो अहम पद है विधानसभा अध्यक्ष का, उस पर एक महिला बैठी हुई हैं, रेखा आर्या, जो वहां से कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अभी गुंजाइश है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो निश्चित रूप से आशा नौटियाल का नाम भी बहुत तेजी से राजनीतिक हलकों में चर्चा में आ रहा है। और उसका कारण भी है कि आशा नौटियाल पहले भी बड़े पदों पर रही हैं, दर्जा उनको मिला रहा है, अहम पदों पर रही हैं, तो ऐसे में उनको एक मंत्री पद निश्चित रूप से दिया जा सकता है, इसके कयास लगाए जाना। और लगभग लगभग ये सूचना सत्य भी प्रतीत होती है जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में नजर आ रहा है। मैं जो बात कर रहा था वो गणेश जोशी की बात कर रहा था। उनका विजिलेंस कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें शायद 24 घंटे पहले ही उनको कुछ राहत मिली है, अन्यथा उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में थी। लेकिन वो पहाड़ कोटे के हैं, गणेश जोशी जो है वो मसूरी से विधायक हैं और वो पहाड़ के कोटे के मंत्री हैं। और वहाँ चूंकि उत्तराखंड का जो बंटवारा हुआ था उत्तर प्रदेश से, उसमें राज्य आंदोलनकारियों की भूमिका बेहद अहम रही है और वो सारे के सारे राज्य आंदोलनकारी पहाड़ से ही थे। और जी। पहाड़ के लोगों का ये मानना है कि उनके लोगों ने उत्तराखंड को मुक्त कराया है और ऐसे इसलिए में ये राज्य उनका है और यहाँ पर जो भी अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए वो पहाड़ के लोगों को दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि एक बड़ा हिस्सा और आबादी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और फिर मैं कहूँगा नैनीताल का हल्द्वानी का जो इलाका है, यहाँ पर मैदान के लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। और यही नहीं, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो वहाँ के जानकार लोग हैं, उनसे अगर आप बात भी करेंगे तो वो भी कहेंगे कि अब पहाड़ के जो ऊपरी मतलब जो पहाड़ी जिले ऊपर के हैं, चाहे वो पौड़ी हों, चाहे वो टिहरी हों, चाहे वो गढ़वाल। उत्तरकाशी हों, ये अलग अलग जो जिले हैं इनमें भी मैदान के लोगों की तादाद काफी बड़ी है। तो ये जो मान्यता है कि लगभग लगभग उत्तराखंड की आबादी 1,05,00,000 के आसपास है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा मैदान के लोगों का है और वो यूपी बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के हैं। तो वो एक बड़ा विषय भी है और उसको आधार मानते हुए, उसको देखते हुए निश्चित रूप से जो इस बार का कैबिनेट विस्तार होगा उसमें मैदान के कोटे के कम से कम 2 मंत्री रखे जाने तीन चाहिए, मंत्री जिनमें से कई नाम और उतनी चर्चा स्पेस में भी है है। मंत्रिमंडल में, उतनी स्पेस भी हाँ है। बिल्कुल है, एक बिल्कुल है। एक सवाल और भी उत्तराखंड को लेकर के लगातार सियासी गलियारों में तैर रहा था, और खासतौर पर आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। हम्म, एक तो पिछला कार्यकाल आपको याद है, मतलब मुख्यमंत्री तो ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया था पिछली बार बीजेपी ने, एक के बाद एक गया, एक दूसरा हाँ आया। हाँ बिल्कुल। कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, अब गली मोहल्ले में भी आदमी को लग रहा था कि खोजे कोई मुख्यमंत्री तैयार हो जाए। हम्म। इस बार ये कहा जा रहा है कि क्या संगठन के नेतृत्व में भी और क्या सरकार के नेतृत्व में भी परिवर्तन को लेकर के कोई विचार चल रहा है क्या? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करूं तो संगठन के लेवल पे कोई ऐसा बहुत बदलाव होने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। और जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरे
लिंक्स हैं उत्तराखंड में, उनका भी ऐसा अभी संगठन को लेकर के नहीं है कि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो बने रहेंगे। यूपी में जरूर ये बात आपकी सत्य साबित होगी कि भूपेंद्र चौधरी को यहाँ से शिफ्ट करके कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उनकी जगह कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसे कोई समीकरण नजर नहीं आते हैं। और सरकार के स्तर पर भी अब कोई फेरबदल, जो मंत्री मौजूदा हैं उनमें भी किसी की उम्मीद ऐसी नहीं की जा रही है कि उनमें किसी का बदलाव किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने भी धामी जी की पीठ ठोक दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कुर्सी पर भी कोई खतरा है फिलहाल। और जिस तरह का उनका अपना सियासी प्रदर्शन भी रहा है, चार धाम दूर दूर तक, यात्रा भी दूर शुरू दूर हुई। तक नहीं है। दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी देखिए, भले ही दोबारा विधानसभा चुनाव जो 22 में हुआ था, पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में हुआ था, ये अलग बात है कि धामी चुनाव हार गए थे। बावजूद इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया, हारने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो दोबारा विधानसभा का उपचुनाव जीते और फिर स्थापित हुए हैं। और उसके बाद से जो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निर्णय लिए हैं, और खासकर सीधे तौर पर मैं कहूं कि पुष्कर धामी ने निर्णय लिए है, वो बेहद अहम है। चाहे आप नकल विरोधी कानून की बात कर लें, चाहे आप यूसीसी की बात कर लें, चाहे आप भू कानून की बात कर लें, चाहे आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड में जो मजार हैं उनका ध्वस्तीकरण किया गया, उनसे अतिक्रमण हटाया गया, कई सारे लैंड जिहाद महत्व। के नाम से बड़ी। हाँ, मजार जिहाद कहेंगे उसको, मजार जिहाद जिसको टर्म दिया गया था, तो वो मजार जिहाद को खत्म करने में पुष्कर सिंह धामी ने अहम रोल निभाया है। और इसके अलावा चार धाम यात्रा भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, बड़ी संख्या में इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ वहां पर लोग पहुंचे हैं, और थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था होती है, नहीं, लेकिन सियासी बावजूद रिपोर्ट उसकी कार्ड भी यात्रा। अच्छा है, सियासी रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा है कि वो दो बाई इलेक्शन में से एक बाई इलेक्शन जीत गए, तीन में से एक जीत गए, और लोकसभा की तो सारी सीटें फिर से जिता करके बीजेपी के पाले में डाली उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पांच की उनकी पांच पॉलिटिकल अचीवमेंट है। सीटें, पांच, हाँ, पांच की पांच सीटें जीते हैं। और जब ये 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे लगभग 1 डेढ़ साल पहले से पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के 13 जिलों में अलग अलग सभाएं कर रहे थे, और खासकर महिलाओं को लेकर के वो लगातार योजनाएं भी ला रहे थे, उनसे संवाद भी कर रहे थे। महिला शक्ति को वो समझते हैं। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं अवनीश, तो मैंने उत्तराखंड में कुछ समय बिताया है, और मैंने देखा है कि वहां की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं, बड़ी भागीदारी होती है उनके समाज में, बहुत एक्टिव रहती हैं, काम बहुत काज में ज्यादा भी स्वावलंबी हैं। उनकी सहभागिता जी, का। हाँ, बहुत स्वावलंबी हैं, अपना मेहनत करती हैं, कमाती हैं, अच्छे से रहती हैं। तो उनका उन महिलाओं को जोड़ना, चूंकि उत्तराखंड में महिलाओं का अलग अपना रोल है, उत्तराखंड को लेकर के बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ की महिलाएं हैं, बेहद जुझारू हैं। तो उनको जोड़ने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी ने सभाएं की, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं वो लेकर के आए, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। उसी का नतीजा है कि आपने देखा कि 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती। नगर निकाय का चुनाव हुआ है, उसमें बहुत भारी सफलता मिली। विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में जीत हुई। ये अलग बात है कि वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन बहुमत से सरकार बनी। तो ऐसी कई सारी उपलब्धियां उनके साथ लगातार जुड़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, पुष्कर सिंह धामी का जो स्वभाव है, बेहद सौम्य स्वभाव है, बहुत ही सहज व्यक्तित्व है उनका, सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, कहीं कोई एरोगेंसी आपको उनके स्वभाव में नजर नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे गुण भी हैं उस नेता में। इसी कारण से वो उत्तराखंड के सर्वमान्य नेता तमाम हैं। और अभी तमाम जो गुटों के होने के बावजूद वो बीजेपी की नैया जो है वो खेल रहे हैं आसानी से। ये बात सही है। धन्यवाद आपका संजय, इस चर्चा में आपने समय दिया।